तो मैंने 2015 में बीएड की। मैं और मेरे भाई साहब है मोहन जी सियोड़, वो भी आरटीएस है। हम 6 क्लास से लेकर आज तक साथ है। 2007 से लेकर 2023 तक अभी भी पोस्टिंग भी एक ही ज़िले में है हमारी। मैं बागुड़ा तहसीलदार लगा हूँ और वो भादरा जोन तहसीलदार लगे हुए हैं। तो 2015 में हमने ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड करने के बाद हम जयपुर गए। उस समय सिर्फ जैसे कि प्रेम जी ने बताया जीके, तो साइंस बैकग्राउंड से निकले हुए आदमी को 33 जिलों, राजस्थान में 33 ज़िले हैं, इसके अलावा कोई पता नहीं होता है क्या ज्योग्राफी होती है, क्या पब्लिक हेल्थ होती है, क्या हिस्ट्री होती है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। आज तो फिर भी सोशल मीडिया और इस टेक्नोलॉजी ने यूट्यूब पे चैनल बना रखे हैं जिसके माध्यम से अपन घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी। उस टाइम ये स्मार्टफोन वगैरह आने ही शुरू हुए थे और ये जो यूट्यूब वगैरह ये तो कोरोना काल में ही बने थे। और मैंने 2015 में हमने तैयारी स्टार्ट की और 2016 में हमारी वैकेंसी आई थी। तो जिस वर्ष वैकेंसी आती है, जैसे 2016 में वैकेंसी आई तो 1/1/2017 को आपकी क्या एज है उसके हिसाब से फॉर्म भरा जाता है। जैसा 2023 में यदि कोई वैकेंसी आएगी तो 1/1/2024 को आप यदि 21 साल के होते हो तो आप उसके एग्ज़ाम में बैठने योग्य होते हो। तो 2016 में वैकेंसी आई और उसके लिए 1/1/2017 को आप 21 साल के होने चाहिए तो ही आप उसमें फॉर्म भर सकते थे। तो मैं कहता हूँ मेरे 1/1/2017 को पूरे 21 साल हो रहे थे। मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 1/1/1995। तो 1/1/2017 को मेरी एज पूरी 21 साल हो रही थी। यदि मैं एक दिन भी मेरी यदि एज कम हो जाती तो मैं उस वैकेंसी से बाहर हो सकता था। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कब तैयारी स्टार्ट करते हैं, किस एज में कर सकते हैं या कितने अटैम्प्ट देने के बाद अपना सिलेक्शन होता है। यदि अपन चाहते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना अपना अच्छा कर सकते हैं किसी में, वो अपन सेकंड और थर्ड या अन्य अटैम्प्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय अपने को नेगेटिविटी नहीं होती है किसी प्रकार की। वो क्योंकि अपने कोई असफलता झेली हुई नहीं होती है तो अपने को यही लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ और वो कर दिखाते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ अपन की जो जीवन शैली है उसमें हमेशा पॉजिटिविटी रखें। जैसे कि अपन पढ़ने बैठते हैं तो टाइम टेबल बनाते हैं। मैंने कई लोगों के देखे हैं 7 से 9 हिंदी, 9 से 11 हिस्ट्री, 11 से 1 ये। अपन मैं तो कहता हूँ कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो घंटे 2 घंटे में अपनी थोड़ी बहुत रनिंग बनती है, स्पीड बढ़ती है। जैसी स्पीड बनती है अपन उसको रख देते हैं। ये हर स्टूडेंट के रूम में लिखा होगा 7 बजे उठूँगा, 7 से 7:15 तक ये करूँगा। ये बिल्कुल फर्जी बात है। जब तक जो सब्जेक्ट आप लेकर बैठ जाओ, कोई भी पब्लिक हेल्थ लेकर बैठ गए, हिस्ट्री लेकर बैठ गए, जब तक आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तब तक वो सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। कभी भी उस टाइम बाउंड में नहीं बांधे अपने आप को। ऐसे नहीं है कि 7 बजे स्टार्ट हुए और 9 बज गए, टाइम देखते रहते कि 9 बजते मेरे को ये सब्जेक्ट रखनी है। ऐसा कभी नहीं करें जब तक, क्योंकि कोई अपन शुरुआत करते हैं तो उस सब्जेक्ट में अपने को स्पीड बनाने के लिए कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो उसमें लग जाता है। तो अपन उसको आधा घंटे में लास्ट में पढ़ पाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करें। जब तक उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तब तक पढ़ते रहें। जब उस सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं तो रेस्ट करके दूसरी सब्जेक्ट को पकड़ें। और ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट को हमेशा उस पूरे दिन लेकर बैठे, 2-3 सब्जेक्ट को साथ में रखें और लगभग 5-6 घंटे उसमें डिवाइड कर लें। और यदि आपको बोरियत महसूस होती है तो उस टाइम आप करंट के वीडियो देख लें या करंट के बुक्स देख लें, जो भी है वो आप शुरू करें। कभी भी अपने को टाइम बाउंड में सब्जेक्ट को नहीं बांधना है। खुद को तो बांधना है कि मुझे अब आज पढ़ना है 10 घंटे, ऐसे नहीं कि खुद को भी आज पूरे दिन नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। उस सब्जेक्ट को टाइम बाउंड में नहीं बांधना है कि मुझे 7 से 9 ये पढ़ना है वगैरह वगैरह। ये एकदम फर्जी बातें हैं, वो फर्जी टाइम टेबल है। दूसरी बात, आप अपना फ्रेंड सर्किल है वो हमेशा पॉजिटिव रखें। ऐसा कोई दोस्त नहीं रखें जो हमें आपको डिमोटिवेट करे। हमेशा मोटिवेट करने वाला ही आपका फ्रेंड होना चाहिए। मैं संगत की बात करूं, फ्रेंड सर्किल की बात करूं तो हम जब जयपुर में तैयारी कर रहे थे मेंस की तो हम 3 जने लोग थे। और तैयारी के दौरान हम हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट करते थे, एक दूसरे से रिवीजन करा करते थे, एक दूसरे की जो मेंस देकर वापस आते एग्ज़ाम में, वो कोचिंग में, तो वापस एक दूसरे की कॉपियाँ वगैरह देखते थे। तो रिजल्ट आने के बाद
तीनों का हमारा सिलेक्शन हो गया था। मेरे रियल जीजा जी 21वीं रैंक पे सिलेक्शन हुए थे, दूधाराम जी हुड्डा। मेरी 186 रैंक थी। और जैसा कि मैंने बताया, मोहन जी मेरे भाई साहब है, वो शुरुआत से हम साथ में थी, उनकी 298 थी। तो मैं कहता हूँ जो संगत है, अपना जो फ्रेंड सर्किल है, उसका अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये मैं आपको मतलब जीवित उदाहरण दे रहा हूँ कि हम तीनों एक ही रूम में रहते थे। तीनों ने बहुत ही पॉजिटिव होकर एक दूसरे का सहयोग कर तैयारी की थी और तीनों सेलेक्ट हो गए। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप अपना फ्रेंड सर्किल है वो हमेशा पॉजिटिव रखें और जो जहाँ तक कोशिश करें कि आप जिस रूम में रह रहे हैं तो आपके साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट या साथ में पढ़ने वाला उठना बैठना वो संकल्प कोचिंग से जुड़ा हो और RS बेस से जुड़ा हो, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद से लड़ेंगे, पहले खुद किताब अच्छा कर सकते हैं, फिर आप अपने रूममेट से या जो बैचमेट है उससे तुलना करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात आती है कि कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है कि नहीं। तो कोचिंग ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है। कोचिंग ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना कोचिंग भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा आप इतने लोग बैठे हो, मैं जब कोचिंग में था, मैं और मोहन जी एक बैच के थे, हम 250 जनों का बैच था। 250 बैच में से सिर्फ और सिर्फ 2 जनों का सिलेक्शन हुआ था। पढ़ाने वाले वही हमारे टीचर थे, पढ़ने वाले वो सभी थे, वही नोट्स लिखाते थे, वही टेस्ट पेपर आता था। परंतु ये मैं मानता हूँ बिना कोचिंग के सिलेक्शन हो सकता है। मेरा भी हो जाता, मैंने कोचिंग की, मेरा भी हो जाता, लेकिन मेरा 10 साल बाद में होता, वो मेरा 1-1.5 साल में हो गया। इसलिए कोचिंग ज़रूरी है, बाकी ज़रूरी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना कोचिंग सिलेक्शन नहीं होता है। खूब लोगों का सिलेक्शन होता है और 80% लोगों का बिना कोचिंग की भी पहले हुआ करता था। जैसे नरपत सिंह जी नहीं बैठे, इन्होंने उस टाइम कोचिंग भी नहीं थी, ये बताएंगे आप सर को, और उस टाइम बहुत कोचिंग कम थी। लेकिन ये जब पूरे उस सब्जेक्ट के भूमि बन जाते थे, उस सिलेबस के भूमि बन जाते थे, तब वो सिलेक्शन होता था। लेकिन मैं मानता हूँ जो आपका सिलेक्शन बिना कोचिंग के 10 साल बाद होगा, वो आप कोचिंग करके 1-1.5 साल में अचीव कर लेंगे। दूसरी बात, कोचिंग में जब ज्वाइन करने के बाद किसी को लगता है मैं अपन यूट्यूब पे खूब मोटिवेट वीडियो देखते हैं, बिना मेरी तरह कोई कह देता बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो जाता है, तो अपन मान लेते बिना कोचिंग के सिलेक्शन हो जाता है, होता भी है, तो 2-4 दिन जोश में पढ़ लेते हैं। लेकिन अपन उस कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोचिंग से जुड़े रहोगे तो आप यहाँ आओगे तो ये टेस्ट लेंगे, प्री के लेंगे, मेंस के लेंगे, तो कम से कम एक बार अपन लास्ट रैंक आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, कम से कम चौथी बार तो अपने को शर्म आ जाएगी कि मैं ये क्यों आ रहा हूँ। तो चौथी बार तो कम से कम आप पढ़ ही लोगे और आपका मूल्यांकन निरंतर होता रहेगा कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ और क्या कर रहा हूँ। अब हम लगभग सभी ग्रामीण प्रदेश से हैं, तो जो अपने पास समझने की क्षमता है और जो ये जो परिस्थितियाँ आती है अपने जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, जो अपन ग्रामीण प्रदेश वाले लोग उस समस्याओं को जितना अच्छा फेस कर सकते हैं वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप बैठे हैं तो लगभग सभी इस जुड़ से जुड़ें और कोचिंग से जुड़कर आप अपना जो लक्ष्य लेकर आए हैं उसको हासिल करें। सभी लोगों ने बताया अपना अपना होता है, कोई कंपाउंडर बना, कोई टीचर बना के कहते हैं कि नौकरी ज़रूरी है, तो सब मैं कह रहा हूँ अपना अपना व्यक्तिगत होता है। किसी की इनसे जीवन शैली मिलेगी, किस मेरी मिलेगी। मैंने 2015 B.Ed करने के बाद 2016 में भी 2015 में रीट आई थी, हम कोचिंग करने के बाद रीट आई थी, तो मैंने रीट की तैयारी नहीं की थी, फॉर्म भरा ज़रूर था और 7 दिन कोचिंग ड्रॉप करके 7 दिन की तैयारी की थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद में 2016 में अपने ग्राम सेवक पटवारी और ये सभी वैकेंसी आई थी, उसके लिए अपने ज़रूरी उस टाइम ये पहली बार ज़रूरी हुआ था कि उस ग्राम सेवक और पटवारी के लिए RS-CIT कोर्स होना ज़रूरी है। तो मैंने खुद को उन भर्तियों से बचाने के लिए वो RS-CIT कोर्स नहीं किया। यदि वो मेरा यही था कि यदि ये कोर्स कर लिया तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग भटेगा और वो फॉर्म भरेंगे। तो मेरा क्या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड पहले तो ठीक नहीं था, परंतु जैसे कि दीपक जी बताए मेरी 19 साल में शादी हो गई, तो दीपक जी मेरे आपसे जल्दी हो गई, मेरी 17 साढ़े 17 साल में शादी हो गई थी। मैं
12वीं करने के बाद फर्स्ट ईयर करने के बाद मेरी शादी हो गई थी 2012 में। तो उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि मेरी मिसेज 2013 में सर्विस लगी थी, टीचर बन गई थी। तो मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने खुद को अन्य भर्तियों, छोटी छोटी भर्तियों को बचाने के लिए वो डाइवर्ट नहीं हुआ, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। प्रेम जी अभी बता रहे थे हम सभी को साइड वाले फॉर्म भराओगे, तो मेरा जो मानता है, जो मेरी जीवन शैली से लगभग मिलता जुलता है, वो फॉर्म नहीं भरें, बाकी भरना ज़रूरी है। उसको लगता है कि मैं फर्स्ट वैकेंसी में ही 21-22 साल की एज में ये वैकेंसी, ये RS वाली भर्ती में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो वो कोई फॉर्म नहीं भरे। आप अपनी 100% एनर्जी लगा लें, ज़िंदगी में और भी खूब मौके आएंगे, भरते रहना आराम से। यदि आप अपना 100% इसमें दे दोगे तो आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि मैं नौकरी नहीं लग पाया। ज़रूरी नहीं है RS बढ़ने के बाद आपको लगे, RS नहीं बढ़ोगे तो ऐसा लगेगा नहीं काश मैं वो दूसरा फॉर्म भरता। लेकिन यदि आपने अपना 100% दे दिया, पूरा समर्पित होकर इसकी तैयारी कर दी RS की, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं लगाई। क्योंकि आप ऐसे इस कम से कम प्रेम जी ने ये जो मिशन चलाया है, तो आज जो ये हॉल देख रहे हो, एक ऐसे हॉल नहीं, ये लगभग ऐसे 20-25 हॉल होंगे और पढ़ाने वाले लोगों की कमी पड़ जाएगी। तो जहाँ से यहाँ से पढ़ के जाओगे, कम से कम प्रेम जी से रिक्वेस्ट कर लेना या आपको पढ़ाने के लिए लिख लेंगे यदि आपने 100% कर दिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी आप साइड में फॉर्म भरें। यदि आपको डेडिकेट होकर 100% डेडिकेट होकर तैयारी करनी है तो आप आराम से इसकी करें। तो मैं जब तैयारी के दौरान मेरे तो ठीक थी, मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल पावर थी मैडम की, मोहन जी मेरे साथ थे, तो उनकी वो ग्राम सेवक का फॉर्म भर दिया था RS-CAT करके। जब उनके उदयपुर आया था सेंटर और 2-3 महीने हमारे मेंस 2-3 महीने बाद था, तब मैंने उनको भी नहीं जाने दिया, लेकिन नहीं जाना है। ग्राम सेवक अपने बाद में बनने के फॉर्म आया हुआ था, एडमिट कार्ड निकाल के वो रखवा दिया था। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। और आज नतीजा है कि वो सेलेक्ट हो गए, मैं भी सेलेक्ट हो गया। तो जैसा कि दीपक जी बताया, अंदर से मोटिवेट करें खुद को। हम आप आज को जितना मोटिवेट करें तो लगभग 70-80% लोगों को आज पूरी रात नींद नहीं आएगी, पक्का नींद नहीं आएगी। क्योंकि आज आप सब खुद को RS महसूस करोगे और लगेगा मैं कर डालूँगा। तो ये जो मोटिवेट है, ये अपन 2-4 दिन का है। खुद को अंदर से मोटिवेट करें। कोचिंग में जुड़ने के बाद 4 दिन 10 दिन बाद, महीने भर बाद में आपको लगेगा कि अब मैं धीरे धीरे डिमोटिवेट हो रहा हूँ। उस टाइम आप खुद को वो दिन याद करें, रिजल्ट वाला दिन, कि एक दिन इस वैकेंसी, जिस वैकेंसी के मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसका एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो हमेशा अपने जहन में रिजल्ट वाला दिन याद रखें। जब भी भटकाव की स्थिति आती है तो एक बार अपने माता पिता के चेहरे को हमेशा याद ले आएँ, घर के आंगन को याद ले आएँ, अपने घर की रसोई को याद ले आएँ, घर के खेत को याद ले आएँ। आप, मैं कहता हूँ, यकीन आपको दिलाता हूँ कि आप कभी भी वो रास्ता नहीं भटकोगे जिस उद्देश्य लेकर आप बाड़मेर सिटी में आए हो, जिस उद्देश्य को लेकर आप संकल्प कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।